गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी की थर्ड क्लास को, जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं पॉलिटी की, आर ओ की, जो कि किससे हैं, घटना चक्र से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ओके, मूव करते हैं हम। तो पहला प्रश्न क्या है आज का? पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नलिखित आयु कितनी होनी चाहिए? आज का क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो कितनी एज होनी चाहिए? किसी को आइडिया है कि कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज, मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, हमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया, लेकिन इसके साथ ही हम कुछ नई बातें जान लेते हैं, नई जानकारी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वो क्या? जैसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन हो कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, जैसे कि ये पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, पूछा ही गया होगा किसी भी एग्जाम में, कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। तो हमें मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों को धारण करने के लिए न्यूनतम एज, है ना, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज आप लोग नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठे हैं क्लास को करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लीजिए आप लोग, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, मैं जो भी प्रश्न बता रही हूँ यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ, वो मिनिमम एज से जुड़े हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं उन्हीं को बता रही हूँ आपको। ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होगी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। ठीक, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, स्पष्ट हो गया। हमने कई पदों की न्यूनतम आयु जान ली है। यहाँ पर नोटबुक और पेन लेकर रखा है आप लोगों ने, आशा करती हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, उस प्रधानमंत्री का क्या बताना है? नाम बताना है। देखते हैं। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसका संक्षिप्त रूप क्या कहते हैं? सीएजी। जानते हैं, एक सीएजी बहुत चर्चा में रहा था, याद है आप लोगों को? नहीं याद है, कोई बात नहीं। मेरी जानकारी में उनका नाम क्या था? विनोद रॉय था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्री द्वारा।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। सीएजी की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है आर्टिकल 148 के तहत। किसके? आर्टिकल 148 148 के तहत या अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। सीएजी है ना, सीएजी संक्षिप्त रूप में, डाउट मत करिएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, हमें बताना है सीएजी क्या कार्य करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के रूप में। इसका सही उत्तर क्या है? सीएजी क्या कार्य करता है? सीएजी कार्य करता है लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सीएजी, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या जाना था? सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 148 148 के तहत। इस क्वेश्चन में हमने जाना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या कार्य करता है, अर्थात सीएजी क्या कार्य करता है? कार्य है उसका लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। किसकी अंतिम जिम्मेदारी है? ठीक है, किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी, जो वो रिपोर्ट देता है। टीका टिप्पणी से क्या तात्पर्य है? सीएजी जो रिपोर्ट देता है, लोक वित्त का क्या है? संरक्षक है, तो उस पर एक रिपोर्ट देता है सीएजी, है ना। उस रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, ये बताना है। देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी संसद की, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसकी जिम्मेदारी किसकी है अंतिम रूप से? संसद की। उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। और इस रिपोर्ट को जो सीएजी टीका टिप्पणी करता है रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट को रखता कौन है? राष्ट्रपति रखता है संसद में। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि सीएजी की रिपोर्ट को कौन रखता है संसद में। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, तब उत्तर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति रखता है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? पहला विधि अधिकारी समझा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी महान्यायवादी को, ऑप्शन सी महाधिवक्ता को, ऑप्शन डी महान्याय अभिकर्ता को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? महान्यायवादी को। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझते हैं? महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। और इस अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। एक्स्ट्रा जानकारी जहां कहीं भी आप लोगों को मिल रही है, मैं दे रही हूँ, वो नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए इस क्लास को पढ़ने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत कर सकता है। वो कौन से 2 सदस्य हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में, कहा? लोकसभा में, ये मत भूलिएगा, लोकसभा में क्या करता है? निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है,
देखते हैं। लोकसभा में किन दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए भारतीय ईसाई, ऑप्शन बी आंग्ल भारतीय, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी पारसी। तो लोकसभा में किसे कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब ये आंग्ल भारतीय क्या हो गए हैं? निष्प्रभावी हो गए हैं। इनका जो मनोनयन है वो निष्प्रभावी कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीयों का मनोनयन निष्प्रभावी कर दिया गया है। 104वें है ना, 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत इनका मनोनयन निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, कि इनका किसका? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा क्या है? उच्च सदन है या निम्न सदन है? लोकसभा निचला सदन है। लोकसभा को क्या कहते हैं? निचला सदन कहलाता है। लोकसभा निचला सदन है। ठीक है, अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। कितनी थी? निर्धारित की गई है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 540, ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 555। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 550। अभी वर्तमान में 550 क्या है? सही उत्तर है। लेकिन यदि ये प्रश्न पहले पूछा गया होता तो क्या होता? 2019 से पहले, तब होता 552, 552। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जो सदस्य हैं 2 हट गए हैं 550 में से, 550 बचे हैं। पहले क्या था? 552, उसमें से अभी 550 बचे हुए हैं, 2 हट गए हैं। तो वो 2 कौन से सदस्य हट गए हैं? पिछले प्रश्न में आपने जाना था, 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया, अर्थात अब उनका मनोनयन नहीं होता है। तो उनका मनोनयन नहीं होगा जब, तो संख्या कितनी बचेगी? 550 बचेगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के, यहाँ पर स्पेस कर लीजिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक, लोकसभा आपने जाना, लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी नोट करते चलिए। ठीक है, और इससे पहले मैं पॉलिटी की 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, 2 क्लासेस ले चुकी हूँ आप लोगों की, तो आप उन्हें भी देख लें ताकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जो है क्या हो जाए? हल हो जाए, है ना। ओके, ऑप्शंस क्या हैं? ए मावलंकर, बी हुकुम सिंह, सी वीवी गिरी, डी बी डी जत्ती। ये ऑप्शंस हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन ए मावलंकर। क्या नाम था? मावलंकर। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा, इनका पूरा नाम ही पूछा गया है। तो कोई भी जो जानकारी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है वो ऐसा नहीं है कि यूजलेस है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल ही होगी, तो प्लीज नोट करिए इसे। ठीक है, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने सदस्यों को, है ना। देखते हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा में 10 सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा में 2 सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा में 15 सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा में 12 सदस्य। तो कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में? इससे पहले आपको एक क्वेश्चन मिला था जिसमें था कि लोकसभा में मनोनीत करता था 2 सदस्यों को राष्ट्रपति। ठीक है, वो लोकसभा में था। यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन है राज्यसभा में।
ठीक है, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये जो 12 सदस्य चुने जाते हैं ये किस किस क्षेत्र से आते हैं? ये आते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से लिए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है आर्टिकल 80 के तहत। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ये कार्य करता है मनोनयन का? आर्टिकल 80 के तहत। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार दोहरा रही हूं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। निम्नलिखित में से किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। ठीक है, गैर सदस्य पर ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन गैर सदस्य कौन होता है, किस सदन में होता है, देखते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही उत्तर है। तो ये गैर सदस्य कौन है जो राज्यसभा में होता है? ये गैर सदस्य होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। स्पष्ट कर दूं मैं एक बार फिर से, ये जो गैर सदस्य यहाँ पर है वो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। स्पष्ट हो गया? इसलिए ये गैर सदस्य है, यहाँ पर लिखकर आपसे प्रश्न पूछा गया। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। देखिए, मैं आपको इस प्रश्न की जानकारी सबसे पहले जो प्रश्न आपने इस क्लास में पढ़ा था उसी क्लास में उसी समय दे चुकी हूँ, तो आप लोगों को तो मालूम हो गया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी आपको पहले ही मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी संसद द्वारा चयनित होता है और ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है क्या? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है? नहीं, ये क्या है? गलत है। संसद द्वारा चयनित होता है? नहीं, संसद द्वारा चयनित नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। हाँ, उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? नहीं, ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। इससे पहले एक प्रश्न मिला था जिसमें हमने जाना था उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। स्पष्ट हुआ? भूलिएगा मत। ठीक है, ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, हमें ये बताना है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 108। इसके तहत अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन से क्या तात्पर्य है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन, यहाँ क्या लिखा है? दोनों सदन। दोनों सदन कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, एक साथ उनका अधिवेशन होता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। जब ये अधिवेशन होता है दोनों सदनों का एक साथ, जिसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अर्थात संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 108 अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को, कौन से समझौते? अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या करती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक मनी बिल धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा विषय धन विधेयक मनी बिल में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी उधार लेने से संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ठीक है, धन विधेयक किस आर्टिकल में है? मनी बिल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि बहुत सारी बातें एक साथ आपको याद तो होंगी नहीं, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं, नोटबुक लेकर, उसमें नोट कर लीजिए। मनी बिल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में है। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनी बिल में जुर्माना या अर्थदंड सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्या क्या सम्मिलित है? कर से संबंधित है, उधार लेने से संबंधित, संचित निधि आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध मनी बिल में क्या है? शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में धन विधेयक मनी बिल, ठीक है, धन विधेयक मनी बिल प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? राज्यसभा में जब मनी बिल भेज दिया जाए, लोकसभा में पारित होने के बाद जब मनी बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाए, तब राज्यसभा उस मनी बिल को कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस कर देगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 12 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी 20 दिनों के अंदर, ऑप्शन डी 18 दिनों के अंदर। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा में मनी बिल धन विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा में जब भेजा जाता है, तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस मनी बिल को, धन विधेयक को लोकसभा को वापस करना होता है। ठीक है, यदि
नहीं वापस किया तो क्या होगा? जैसे का तैसा मनी बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यदि वापस ना करें तो 14 दिन के अंदर, तो जैसा मनी बिल लोकसभा ने भेजा था वैसा ही मनी बिल पास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, यहाँ जो वित्त विधेयक लिखा है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको मनी बिल लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे मनी बिल पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये मनी बिल है। ये बात क्या कही गई है? मनी बिल के संदर्भ में कही गई है। अच्छा, आप लोग इस चीज का बेहद ख्याल रखिएगा कि जब हिंदी के प्रश्न में कोई त्रुटि हो, कोई गलती दिखे, तो उसके लिए आप इंग्लिश के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा होता है, जो भी टाइपिंग होती है इंग्लिश में, वही सही मानी जाती है और अंतिम मानी जाती है। हिंदी में यदि कोई त्रुटि हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन को देख लीजिए और इंग्लिश में जो लिखा होगा उसे ही सही मानकर आपको जवाब देना होगा। तो इस क्वेश्चन में मनी बिल लिखा गया है, हिंदी में वित्त विधेयक लिखा है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? मनी बिल। और मनी बिल के बारे में आप इससे पहले के प्रश्न में क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं। ठीक है, मनी बिल आर्टिकल 110 में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे मनी बिल को समझकर करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, अर्थात क्या? मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? नहीं। राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? नहीं। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं। मनी बिल किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। मनी बिल धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? हाँ, मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। मनी बिल या धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 में है, ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? इससे पहले हम इसे कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन परिवर्तित करके आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। इससे पहले प्रश्न में क्या था? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना। दोनों सदन मैंने आपको बताया था इससे पहले, लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है पिछले प्रश्न में। तो यहाँ पर क्या करें? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि किसमें है? 108 में, आर्टिकल 108 में है। ठीक है, हमें बताना है अध्यक्षता कौन करता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको पहले बता चुकी हूँ, लोकसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों ही प्रश्न क्या है? एक समान ही है। ठीक है, एक जैसे ही हैं, दोनों का उत्तर क्या है? एक ही होगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष ना हो तब कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? तब अध्यक्षता की जाएगी लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी ना हो, मैं ये कह रही हूँ कि लोकसभा का अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, अब संयुक्त अधिवेशन की या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। स्पष्ट हुआ? ये हिरार्की, ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, ये आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो बहुत से एग्जाम में पूछे भी गए होंगे, बहुत से कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में
संसद, यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग स्पेस कर लीजिए, है ना, समझ लीजिए यहाँ स्पेस है। तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। स्पष्ट है? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों को जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? हमें बताना है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही देखते हैं ना आप टीवी में, जब बजट सत्र आता है या मानसून सत्र चलता है, ठीक है, या विंटर सेशन होता है, ये कार्यवाहियां होती हैं। आप इसके अलावा प्रतिदिन जो कार्यवाहियां चलती हैं देखते हैं हम, ये सत्र हैं वैसे। तो जो कार्यवाहियां होती हैं संसद की, यहाँ पर मैंने आपको 3 सत्रों की जानकारी दे दी। संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है, मानसून, बजट और शीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की कार्यवाहियों की जांच करना क्या किया गया है? मना किया गया है न्यायालय द्वारा। वो कौन सा अनुच्छेद है, हमें ये बताना है। कौन सा अनुच्छेद है देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 127 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन सी अनुच्छेद 126, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनुच्छेद 122 के द्वारा न्यायालय को संसद की कार्यवाहियों की जांच करना क्या किया गया है? मना किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? यहाँ कौन रह गया है, आप समझ लीजिए। नियुक्ति कौन करता है, हमें कौन बताना है। ठीक है, ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विधि मंत्री। ऑप्शन डी विधि मंत्री। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है सुप्रीम कोर्ट में? राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताना क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे। ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, ऑप्शन बी लोकसभा की सलाह पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा तो नियुक्त की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर या परामर्श पर कार्य करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ राष्ट्रपति नियुक्ति करता है न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ऑप्शन डी
अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ये क्या है इसका सही उत्तर। इसके साथ पढ़ेंगे तो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत, मूल संरचना। ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी न्यायविदों के मत, ऑप्शन डी संसदीय कानून। इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म संबंधित है किससे? देखते हैं। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी जनहित न्यायपालिका से, ऑप्शन सी न्यायिक सक्रियता से, ऑप्शन डी न्यायिक पुनरावलोकन से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारत में न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म किससे जुड़ा हुआ है? जनहित याचिका, PIL, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट। ठीक है, PIL से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और PIL की शुरुआत किसने की थी? PIL की शुरुआत की थी जस्टिस PN भगवती ने। ठीक है, किसके साथ मिलकर? कृष्णा स्वामी अय्यर के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न ये भी पूछा जाता है। उत्तर क्या होगा? जस्टिस PN भगवती। लेकिन एग्जाम में हो सकता है जस्टिस PN भगवती का ऑप्शन ना दिया गया हो, तब कौन सही होगा? तब सही होगा कृष्णा स्वामी अय्यर, क्योंकि जस्टिस PN भगवती ने कृष्णा स्वामी अय्यर के साथ मिलकर इसे लाए थे। ठीक है, जनहित याचिका की शुरुआत की थी। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।